हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिसनिंग क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी का जो कार्यालय परिचारी है उसके सेशन में इसमें हम लोग कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन की। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 आज हम लोग डिस्कस करने वाला है। तो जितने साथी हमारे हैं जो बिहार एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए हमसे जुड़िएगा। इसमें बेसिकली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएस के पोर्शंस। ठीक है, तो आप जान ही रहे आपकी परीक्षा में जो क्या क्या चीज़ें कैसे पूछी हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। तो ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका पेपर रहता है 100 नंबर का, जो आपका 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा उसमें 1 से 30 तक आपके गणित होंगे, अरिथमेटिक के जनरल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद से 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होंगे, जीके जीएस और करंट अफेयर मिला के 40 क्वेश्चन। उसके बाद से फिर बचे 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। अब करना क्या है यहाँ पे, हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस सेट है, उसमें पूरे पूरे 100 क्वेश्चन है। तो हम जो डिस्कस करेंगे आपसे सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर के, यानी आपका जो प्रैक्टिस सेट अगर स्टार्ट करेंगे हम आगे बढ़ेंगे इसमें इतने सारे प्रैक्टिस सेट है। और उसमें कंप्लीट जीके जीएस करंट अफेयर के लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको हर तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और इसी तरीके से पूरा प्रैक्टिस सेट को हम लोग करेंगे। आगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे इसमें गणित है और गणित के साथ हिंदी है तो हिंदी को ऐड करें या रहने दें। ठीक है, फिलहाल इस वाले प्रैक्टिस सेट में जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसके हम सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। और जीके जीएस इसमें स्टार्ट है आपके 31 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन नंबर पर ध्यान ना दीजिएगा, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ ये कि फिर अभी वो पूछ लिया आपसे कि हिंदी इसमें ऐड करना है कि नहीं, मतलब प्रैक्टिस सेट को और क्वेश्चन बढ़ाने हैं और किस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस सेट देखना चाहेंगे उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइएगा फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपने ये जो कार्यालय परिचारी विशिष्ट है उसकी प्रैक्टिस बुक को। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो जीएस वाला पोर्शन है कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को। तो फटाफट से आंसर करेंगे। इसमें क्या बने थे, कालीबंगा दिया हुआ है, सुरकोटदा, कोट दिजी और बनावली। ऑप्शंस नीचे आपको दिए गए हैं ABCD करके, इससे आपको मिलाना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, कालीबंगा आप जानते हैं कहाँ पर है, कालीबंगा आपका पड़ेगा राजस्थान में, ए का थर्ड हो जाएगा। सुरकोटदा जो आपका कहाँ गुजरात में पड़ेगा, तो जो भुज कच्छ वाला रीजन है। कोट दिजी आपका पड़ेगा कहाँ पे, सिंध में। ठीक है, तो सिंध आपका थर्ड का सेकंड हो जाएगा और बनावली आपका हरियाणा में। इस तरीके से अगर आप मिलाएंगे तो ऑप्शन आपका क्या से हो जाएगा, बी से हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का पहला और सी का दूसरा। ठीक है, तो बी वाला सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा कर आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है। चरक का पूछ रहा है किस काल से संबंधित है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से आपके पास देखिए अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, कनिष्क और चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर कीजिएगा फटाफट, जिसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन सी कनिष्क हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चरक जो है ये कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के शासक में थे और उनकी एक ग्रंथ है चरक संहिता करके। क्या है, चरक संहिता करके है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है और ये आयुर्वेद से रिलेटेड एक क्या है, तो ये आपकी एक बुक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है 33, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख जो भूमिका थी वो प्रमुख थी। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन जो है के, गुंडा धुर की। ठीक है, ऑप्शन है गुंडा धुर। बस्तर आंदोलन हुआ कब था, तो बस्तर आंदोलन जो है लगभग 1910 में। कब, 1910 में आपका आंदोलन हुआ था। मध्य भारत की जो बस्तर की रियासत है वहाँ पे ब्रिटिश के अगेंस्ट ये हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है गुंडाधुर और ईयर याद रखिएगा 1910। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया है, कि ये किया गया था देखिएगा 1939 में। कब, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 1939 में। 1939 के जगह पर त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, त्रिपुरी अधिवेशन जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और उसमें क्या कहते हैं, जब कांग्रेस पद से इस्तीफा देते हैं उस टाइम में होता है। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखिए बेसिकली इसमें ध्यान क्या देना है कि जीएस वाले जो पोर्शन है उसको हम आपको करा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा सेशन रहेगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे में डिस्कस कर लेंगे। अगला कह रहा है बारदौली जो सत्याग्रह है मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बारदौली सत्याग्रह में जो है किसने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए से उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, उसमें ध्यान नहीं कह रहा है किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इतना थोड़ा सा आपको समय मिले उसमें आप अपने आंसर को ठीक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा।
और ये कब हुआ था, तो इसकी प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा में अगर कुल बैठक में अगर बात करें तो कितने मेंबर थे, 389 मेंबर आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक एक बार याद कर लीजिएगा, वो भी बता दे रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी जो है 1950 को, जो है 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा साथी, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत और चीन के बीच जो है कब हस्तांतरित हुआ था, तो ऑप्शन सी 1954 में। कब, 1954 में जो है इसको किया गया था। 29 अप्रैल डेट था, है ना। इसमें 5 सिद्धांत की बात की गई थी, तो वो ये पंचशील समझौता था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, फटाफट से आंसर करेंगे। तो जो है ये लुई जो है 16वां जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरबान राजवंश। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, बोरबान राजवंश से जो है इसका संबंध देखने को मिलता है। ये फ्रांसिस क्रांति इसी समय घटना हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है देखेगा इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष का पहला आंदोलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसका जो आयोजन किया गया था बेलग्रेड में किया गया था, और 1961 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, बेलग्रेड में सन 1961 में किया गया था। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो द्वितीय महायुद्ध के दौरान जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है क्रमशः जो 2 बम गिराए गए थे, परमाणु बम, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो शहर था वो आपका ऑप्शन बी हिरोशिमा था। बी से उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसमें जो आपके बम के नाम थे उसको याद रखिएगा, एक लिटिल बॉय था और एक फैट मैन करके 2 परमाणु बम थे, उसको याद रखेंगे। और एक 9 अगस्त को गिराया गया था, और एक कितना 6 अगस्त को गिराया गया था। 2 शहर थे, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथ ही, इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। क्या हो जाएगा साथी, मंगल ग्रह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 तक हो गया, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, किम्बरली हीरा खान जो है किस देश में स्थित है। किम्बरली आप जानिए पहले तो एक हीरे का खनन क्षेत्र है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी बात अगर की जाती है तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की एक खान है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाल लेटराइट मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। लाल लेटराइट मिट्टी की अगर आप बात करेंगे तो कह रहा है कि सबसे अधिक किसके लिए ये उपयुक्त है। ऑप्शन हो जाएगा काजू के लिए। किसके लिए, काजू के लिए। लाल लेटराइट मिट्टी जो है आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में विकसित हुई, जिसमें कर्नाटक, केरल, ये सब आपके रीजन आपके आते हैं, और उसमें काजू कृषि के लिए मुख्य रूप से इससे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन सी, फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र में क्या क्या, जैसे मान लीजिए अगर आप देखें तो एक होती है खरीफ की फसल, ठीक है, रबी की फसल, है ना, और उसके साथ साथ क्या है, जायद की फसल। खरीफ की फसल में आपके कपास, है ना, धान, बाजरा, ये सब आते हैं। रबी वाला भी ध्यान ले सुन लीजिएगा, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सब आता है। ये सब इसलिए बता दे रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि आपसे परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो सुने रहेंगे तो कहीं की चीज़ आपको याद आएंगी और प्रश्न को आप कर ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुंदरे मुख क्या है। तो कुंदरे मुख क्या है, फटाफट से आंसर करिएगा। कुंदरे मुख जो है पश्चिमी घाट में क्या है, एक पर्वत चोटी है, ठीक है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, पर्वत चोटी है जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर साथियों, कर्नाटक में ये स्थित है। और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है, ठीक है। दक्षिण भारत का कई बार पूछता है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको रखिएगा अनाईमुड़ी करके है, ठीक है। अनाईमुड़ी ये वाली चोटी जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद समूह जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ये चीज़ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल अगर आप जानते हैं संविधान 79 में क्या है, संसद का प्रावधान है 79 में, अनुच्छेद 79 में किसका,
संसद का प्रावधान है, और 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये सब पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं फटाफट से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिएगा इसमें थोड़ा सा विकल्प के तौर पे दिया हुआ है ना, और इसमें अधिकार की बात कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, समानता का अधिकार तो देता ही देता है। मूल अधिकार में आपका शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार इसमें रहेगा। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रम का अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं देता, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो पहले तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, और ये भी श्रम का अधिकार, इससे बात है समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपसे अनुच्छेद आपके 19 में दी गई है, इसमें बात की गई है। ठीक है, और समानता का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 14 में बात की गई है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1 और 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत का अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें विवाद हो रहा है, तो निर्णय कौन लेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो निर्णय लेगा सर्वोच्च न्यायालय लेगा। कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सेशन में सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथी तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग की अगर हम बात करेंगे साथी, इसको देख लीजिएगा, ये कहाँ से संबंधित है। इसका संबंध जो है फजल अली आयोग संबंधित है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के पुनर्गठन से। किससे? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। फजल अली आयोग की अगर आप बात करेंगे तो इसका जो गठन है 1953 में होता है। कब? 1953 में इसका गठन होता है, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट जो है कब देती है? 1955 में ये अपनी पहली रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड है, ईयर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत एक है। तो भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है या राज्य संघ है ना? गणतंत्र एकात्मक है, ये सब आपको इसमें बताना है। फटाफट से आंसर के बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में बताया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में ये बातें बताई गई हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कि ये राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। ठीक है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण इसको कहेंगे ये, और निजीकरण वशीकरण के मॉडल को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1991 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए हैं? ठीक है, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। 52 का इसमें क्या आपको देखेंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, VKB, जो RV राव जी हैं, इन्होंने इस पर काम किया है, और भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन का इनको जनक माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जो इनकम आय है, ठीक है, उसके नेशनल इनकम के जो है जनक के तौर पर इनको देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा के जो प्राथमिक 4 कार्य होते हैं, मापक, माध्यम, मानक और संचय। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, विनिमय का माध्यम और मापक के दोनों होगा। ए और बी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? फटाफट से आंसर कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2000 में। कब? सन 2000 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ आपका 14 नवंबर सन 2004 को। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 14 नवंबर डेट भी याद रखिएगा, सन 2004 को ये शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि आपकी स्थिर रहेगी? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपकी चाल जो है क्या है, इसमें स्थिर रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर एक अश्वशक्ति लगभग बराबर है। तो आप जानते हैं एक हार्स पावर जो कितने के बराबर होता है? 746 वाट के। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 746 जो है वाट के बराबर होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर जो है क्यों तैरता है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है बी, बर्फ का घनत्व तो जो है पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ जो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन है टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला जो है इसकी इकाई है। इसको जो है न्यूटन पर
मीटर न्यूटन पर एम्पियर मीटर में भी किया था, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी इसको देखा था, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ला है इसको संयुक्त रूप से भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य जो पदार्थ हैं उसमें भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ठीक है, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, तो ध्यान दें कि इसमें क्या है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलाइड। कोलाइड जो है आपका बेसिकली इसमें भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसका अक्षीकरण संख्या सदैव -1 होता है, ये कौन सा आपका इसमें एलिमेंट होगा। ठीक है, जिसका हमेशा -1 होता है अक्षीकरण संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, आप जो फ्लोरीन से इसको नियुक्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। फ्लोरीन की अक्षीकरण संख्या सदैव -1 में रहती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। इसमें कह रहा है कि मिट्टी का जो तेल है इसमें धातु है। मिट्टी के तेल में जो बात कर रहा है इसमें किस चीज़ की धातु की बात कर रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बेसिकली पूछ रहा है कि इसको रखा किसमें जाता है। तो इसमें जो धातु की बात कर रहा है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम जो है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसको जो अक्सर रखा जाता है अगर सुरक्षित रखने के लिए, तो इसको जो है केरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है, किसके लिए, सुरक्षित रखने के लिए। बाकी इसमें जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें कि रेशम के कीड़े पालन जो है उसको क्या कहते हैं। बेसिकली इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अलग अलग तरह के पशुपालन है ना, या फिर साइंस में जो उनका अध्ययन किया जाता है उससे ही प्रश्न पूछा जाता है। उस तरह का प्रश्न आपसे अलग अलग टाइम पे पूछा जाता है। तो रेशम जो पालन के लिए बेसिकली उसको क्या कहते हैं, कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सेरीकल्चर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है वृद्धि हार्मोन की कमी अवस्था में बच्चे को क्या दिक्कत होती है। अगर वृद्धि हार्मोन की कमी रह जाए तो उसमें अगर बच्चा है तो उसको किस तरह की दिक्कत आएगी। तो बच्चा और उसमें रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बौना रह जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा कि वो बच्चा जो है आपका बौना रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोलियो और चेचक रोग जो है ये होता है बेसिकली किस तरीके से, जो भी कई बार होता है क्वेश्चन में, कि जो आपके डिजीज़ वगैरह बीमारियां हैं, तो चाहे बैक्टीरिया हो, विषाणु हो, इस तरह के अगर उससे डिजीज़ है तो पूछा जाता है। तो इसमें पूछ रहे हैं पोलियो और चेचक रोग होता है किसके संक्रमण के कारण होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका विषाणु वायरस से संक्रमण कारण होने वाला है, किससे, विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा ये कई बार पूछा हुआ है। दुर्गावती जो है जलप्रपात बिहार के इस जिले में स्थित है। बात करेंगे दुर्गावती जलप्रपात की, क्या आपके ऑप्शन बी कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पर, कैमूर जिले में स्थित है। अगला 67 नंबर क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जो जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जनगणना से रिलेटेड। इसमें न्यूनतम साक्षरता दर की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है पूर्णिया जो है ये जिला आपका न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा। बिहार की अगर ओवरऑल साक्षरता की बात करें, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, 61.08% जो है यहाँ पर जो है साक्षरता दर देखी गई है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है जून 2025 उत्तर प्रदेश के किस जिले में नव्या पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी है सोनभद्र में इसको शुरुआत किया गया था। कहाँ पे, सोनभद्र में स्टार्ट किया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला 69 नंबर इसमें क्वेश्चन है करंट का भी है। किसमें क्या कह रहा है कि मई में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य जो है देश कौन सा बना था। सदस्य देश की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका बना था कौन सा, अंगोला बना था। ठीक है, उसमें जो करंट में क्वेश्चन पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, अंगोला को याद रखिएगा, 123वां बना था। आगे बढ़ेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहा है मई 2025 में किस कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे जर्मनी के नया चांसलर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कि ये फेडरिक मर्ज थे, है ना। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, फेडरिक मर्ज जो है इनको नियुक्त किया गया था। क्लियर है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।